लोगों ने वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स इन ए स्ट्रिंग देखी थी और वेव पल्स की स्पीड स्ट्रिंग में क्या थी, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। इसमें t क्या था, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू क्या थी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। आइए अब इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम किस प्रकार से है कि यह एक कार्ट आपको गिवन है, इस कार्ट के लेफ्ट और राइट एंड के अबाउट एक स्ट्रिंग लगी हुई है और उस स्ट्रिंग में वेव पल्स चल रही है। ठीक, तो वो कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसी ये वाली वेव पल्स ऐसे जा रही है। इस स्ट्रिंग में आपको टेंशन गिवन है, टेंशन है 100 न्यूटन की, और इस स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ गिवन है 0.5 kg पर मीटर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इस कार्ट की स्पीड क्या हो जिससे कि इस वाले पल्स की रफ्तार जीरो मालूम पड़े किसी ऑब्जर्वर को, जब वह ऑब्जर्वर ग्राउंड से इसको देख रहा होगा। ग्राउंड पे खड़ा ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो कार्ट की स्पीड क्या हो जानी चाहिए जिससे कि इसकी पल्स की रफ्तार क्या हो जाए, जीरो। तो हम लोग सबसे पहले पल्स की रफ्तार मालूम कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट टी बाय म्यू। अब आप देखो टी कितनी है 100, म्यू कितनी 0.25, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो गया कितना 25 4 जा 400, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई क्या, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। अब देखो कैसे करेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अब देखो ये तो हमको मालूम है, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट कितनी आ गई 20। अब क्या कहा था, ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा कि पल्स की रफ्तार जीरो है, पल्स यानी रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, जीरो, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो अपने को फाइंड करनी थी कि कार्ट की रफ्तार ये यहां से क्या ऑब्जर्व करेगा जिससे कि पल्स की रफ्तार क्या हो जाए, जीरो। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। -20 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, मीन्स जो ये कार्ट है ना, कार्ट अगर 20 से ही लेफ्ट जाए और ये पल्स 20 से ही राइट जाए, इस ऑब्जर्वर को पल्स की रफ्तार क्या दिखेगी, जीरो। तो आंसर कितना हो गया -20 आई मीटर पर सेकेंड। इसको नोट कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन है, ए ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन ए स्ट्रिंग under a tension of 6 Newton. What tension is required for a wave speed of 30 मीटर पर सेकेंड। उसी स्ट्रिंग में कह रहा है कि अगर वेव स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड चाहिए तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। इसका मतलब अगर स्ट्रिंग सेम है तो मास पर यूनिट लेंथ सेम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है, t बाय म्यू। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन में t2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, t2 की वैल्यू चाहिए, तो ले लो t2 को इस साइड, t2 इज इक्वल टू कितना, v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, और क्या हो जाएगी इनटू में t1। अब चलो v2 स्क्वायर, v2 कितना 30, तो 30 का स्क्वायर कितना 900 अपॉन v1 का स्क्वायर, तो v1 कितनी 20, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 इंटू t1 कितनी है 6 न्यूटन। इसको कैंसिल कर देते, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27/2, दैट इज 13.5 न्यूटन का टेंशन का फोर्स रिक्वायर्ड होगा अगर उस स्ट्रिंग में हमको वेव की रफ्तार चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ए रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l is suspended vertically
so that a transverse pulse starts travels. Calculate the time taken by the pulse to reach top of the string. देखो आप इस तरह से एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है L और मास इसकी गिवन है M। ठीक, क्या कहा जा रहा है, इसके बॉटम पर एक पल्स जनरेट करते हैं और ये जो पल्स जनरेट होगी तो इस पल्स को चलकर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये हमको कैलकुलेट करनी है। अब देखो इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं कुछ, दिस इज लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट टी बाई म्यू। तो म्यू तो थ्रू आउट स्ट्रिंग के लिए कॉमन है, तो किसी पॉइंट P पर आ जाते हैं, यहां से लोएस्ट पॉइंट से x डिस्टेंस पर। तो P पर स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, जितनी इसकी मास इतने से पोर्शन की इनटू g। तो हम लिख सकते हैं टेंशन एट x इज इक्वल टू दिस मास इनटू g। अब इतने से मास की वैल्यू क्या होगी, तो टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इनटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट दैट इज x इनटू कितना g। और इसको क्या लिखोगे, m बाई एल एक्स जी को क्या लिख सकते हैं, म्यू एक्स जी। ये तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई इस वाले पॉइंट पर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स एट दिस पॉइंट क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ दिस वेव पल्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना, टेंशन एट पॉइंट P। इसको मैं टेंशन एट पॉइंट P लिख देता हूं, टेंशन एट पॉइंट P अपॉन में क्या होता है, तो म्यू यानी मास पर यूनिट लेंथ। देखो टेंशन एट पॉइंट P कितनी है, म्यू एक्स जी अपॉन में कितना म्यू, म्यू से म्यू हो गया कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट एक्स जी। अब आप देखो वेलोसिटी इस पॉइंट P पर कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट एक्स जी। मीन्स जैसे जैसे इस वाले पॉइंट पर, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी है, जीरो। इस जगह पर लोएस्ट पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर बोला जाए तो x की वैल्यू कितनी है, h के बराबर, ये टोटल हाइट l के बराबर। ठीक, अब देखो तो अगर हम कहते हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और x अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज एग्जिस्टिंग सम एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इसका मतलब v बढ़ रहा है, लिख लेंगे हम लोग एज x increases v also increases, so an acceleration exists in upward direction। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। अब हमें उस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हम लोग टाइम की वैल्यू पता करेंगे यहां से आपके लिए क्या होती है। ठीक, अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन लोएस्ट पॉइंट एंड पॉइंट P। लोएस्ट पॉइंट और पॉइंट P के बीच हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। आप देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर, तो v कितना है, vp का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी वेलोसिटी किस पॉइंट का, लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर, प्लस में कितना 2as। तो 2as, s की जगह कितनी लिख देंगे, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ है कितनी हमारे पास, x। ठीक, अब देखो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर x की वैल्यू क्या थी, जीरो। तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी तो हो जाएगी जीरो। तो vp स्क्वायर, p पॉइंट पर हमको वेलोसिटी मालूम है, ये है अंडर रूट एक्स जी। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी मिलेगी, एक्स जी इज इक्वल टू 2ax। x से x हो गया कैंसिल, एक्सेलरेशन कितनी आ गई, g/2। अब आप यहां पर देखो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है वह इंडिपेंडेंट आई है, यानी कांस्टेंट वैल्यू आई है, g/2 आई है। इसका मतलब इसमें जो ये वेव पल्स ट्रेवल कर रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2।
ठीक है ना, क्योंकि आपको पहले ही पता था when x increases then v will increase, so an acceleration exists in upward direction। ये तो क्लियर था कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। अब वह एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं उसको हमने यहां से चेक किया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई g/2। g तो कांस्टेंट है, g/2 क्या हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब वेव के ऊपर चढ़ने की जो रफ्तार है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 से है। अब आप चलो, आपको तो निकालना है टाइम, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का टाइम निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट L एंड H। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो लगा दो v, तो v कौन से पॉइंट का देखेंगे हम लोग, H का, इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो u कौन से पॉइंट का देखोगे, L पॉइंट का, प्लस एटी, ए तो एक्सेलरेशन है और t क्या है, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम। तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, तो जीरो थी ना लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि x जीरो था। अब देखो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी √lg, क्योंकि p पर कितना था √xg, तो h पर कितनी हो जाएगी √lg। ये वाली वैल्यू यहां पर आप पुट कर दो, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, अंडर में lg इज इक्वल टू 80, तो a कितना था g/2 इंटू कितनी t। अगर ऐसा है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसी चीज को, t को कितना लिख सकोगे, t इज इक्वल टू √4l अपॉन में g हो जाएगी वैल्यू। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्ट्रिंग टू द टॉप ऑफ द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में एक वेव पल्स हमने जनरेट कर दिया मान लीजिए, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए इतने से पोर्शन का हमसे कहा गया कि एनर्जी निकालो, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों ही एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट, आप देखो ऐसा, ये वाला जो एलिमेंट है ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यही वाला पार्टिकल यहाँ पे उठ के गया है और यही वाला पार्टिकल यहाँ पे उठ के गया है। तो आप देखो अभी इसकी लेंथ इतनी सी है, लेकिन जब ये इस वाले स्ट्रेच पोजीशन में चली जाएगी तो क्या यहाँ पर स्ट्रिंग रहेगी, यहाँ तो स्ट्रिंग बिल्कुल ही नहीं रहेगी। इसका मतलब अब ये वाली लेंथ आप देखो थोड़ी बड़ी हो गई है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सटेंशन हो गया है इस स्ट्रिंग में, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, पार्टिकल्स के पास वेलोसिटीज हैं, इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। हम लोग इस एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते, स्मॉल एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी भी स्मॉल हो जाएगी, डीके इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ mv²। m मान लेते हैं कितनी हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट, तो वो कितना है म्यू, और इतने से पार्ट का लेंथ कितना dx इंटू v का स्क्वायर। v मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे लिखते हैं अपन, dy बाय dt का होल स्क्वायर। ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, dk अपॉन dx इज इक्वल टू हाफ म्यू dy अपॉन में dt का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब दोनों साइड एरिया से डिवाइड करना होगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो डीके अपॉन मैं यहाँ पर वॉल्यूम लिख देता हूं, आप इधर देखिए हाफ म्यू dy बाय dt का होल स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पर यूनिट लेंथ ऑलरेडी था, इधर तो हमको एरिया से करना होगा। और सपोज कर लीजिए ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसी, इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी, अगर इसकी थिकनेस है इसका कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। सपोज कर लेते हैं ये वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है s, तो इसको क्या करेंगे s से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब देखो
म्यू बाय एस कितना होता है, तो म्यू तो होती है क्या, मास पर यूनिट लेंथ एम बाय एल, और एस क्या है, एरिया है ना, तो एरिया है तो यानी इसका मतलब लेंथ इंटू एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी। इस चीज को क्या लिख सकते हो आप, इस चीज को लिख सकते हो हाफ रो मास डेंसिटी डीवाई बाय dt का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी भी कर लेते हैं कैलकुलेट। तो इतने से ही पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वह भी स्मॉल वैल्यू होगी, और उसको कैसा लिखेंगे, du से, और du कितना हो जाता है, हाफ इनटू टेंशन का फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में टेंशन के फोर्स को मान लीजिए हम लोग F से डिनोट कर लेते, इनटू स्लोप का स्क्वायर, किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होगी, अगर मान लीजिए इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, देख लेंगे एंगल कितना बन रहा है, वही इसका स्लोप होगा। तो फोर्स इनटू स्लोप का स्क्वायर, तो स्लोप को कैसा लिखते हैं अपन, dy बाय dx का होल स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, dx। अब आप देखो इस चीज को क्या लिख सकते हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ चाहिए तो du बाई dx करेंगे हाफ। F को क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि F इज इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एफ बाय म्यू। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू वी स्क्वायर। ये कौन सी वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी है, जबकि ये dy बाई dt क्या थी, पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि SHM करती है, ठीक है ना। और इसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ गई। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, इसको एरिया से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिखेंगे du अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ। फिर से देखो म्यू बाय एरिया करोगे यानी s से करोगे, म्यू अपॉन s इंटू वी स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर। इस चीज को अपन फिर से क्या बोल देंगे, रो बोल देंगे। तो du अपॉन में वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई और यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, ठीक है। देखो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो वैल्यू आई हुई हमारे को, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी, हाफ रो dy बाय dt का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी, हाफ रो v स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ जाएगी, रो बाय 2 कॉमन आ रही है, रो बाय 2 को ले लो कॉमन, dy बाय dt का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर। आपको हमेशा याद रखना है प्रॉब्लम करते टाइम कि जहां कहीं भी आपको dy बाय dt दिखता है आप क्या समझेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी है, और अगर सिंपली v लिखा हुआ दिखता है तो वह किसकी स्पीड है, वेव की स्पीड। पार्टिकल की स्पीड वेरी भी करती है लेकिन वेव की स्पीड थ्रू आउट द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहता है। चलिए, पावर ट्रांसमिटेड अलोंग द स्ट्रिंग बाय ए साइन वेव, यानी किसी स्ट्रिंग में जो वेव पल्स ट्रेवल करती है वो अपने साथ साथ एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर करती है, और एनर्जी पर सेकेंड किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना पास हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में वेव पल्स जा रही है यानी कि मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अगर ये मान लो कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट इज P, अब इस पॉइंट से पर सेकेंड एनर्जी कितनी पास होगी, दैट इज कॉल्ड पावर, ठीक। अब देखो सपोज कर लेते हैं हम लोग, यह एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में किसी इंस्टेंट पर कोई वेव हमको ऐसा बनता हुआ दिखाई दिया, ठीक। अगर हम लोग इस पॉइंट में यहां पर मान लो कोई पॉइंट लगा देते हैं और देखते हैं इस वाले पॉइंट से कितनी पावर निकल गई, इसका मतलब
कि इस पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स ने कितना वर्क किया पर सेकेंड। ठीक, अब इस स्ट्रिंग पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फोर्स की ये वाली डायरेक्शन हमें मिलेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इस वाले पॉइंट पर अगर वेलोसिटी की हम लोग डायरेक्शन देखें तो देखो ये वेव तो आगे जा रही है, तो इसका क्या करेंगे, फ्यूचर ड्रॉ कर लेंगे। इसका फ्यूचर ड्रॉ करेंगे तो फ्यूचर कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब जब फ्यूचर इस प्रकार से बनेगा, इसका मतलब इस पॉइंट की टेंडेंसी यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर रहेगी, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। सपोज कर लीजिए कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो अगर हमको फोर्स का y कंपोनेंट लेना है तो फोर्स का y कंपोनेंट, चूंकि पावर निकालनी है तो पावर के लिए क्या करना होगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी करना होगा। तो पहले तो क्या करो, फोर्स का y कंपोनेंट ले लो। तो फोर्स ये है, फोर्स का y कंपोनेंट ये वाला होगा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस एफ साइन थीटा। ठीक, अब देखो ये थीटा तो बहुत स्मॉल होता है, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। इसी चीज को अपन क्या लिख रहे हैं, माइनस एफ टेन थीटा। ये तो आ गई फोर्स की वैल्यू। पार्टिकल की वेलोसिटी तो वही वीपी होती है जिसको अपन dy बाय dt लिखते हैं। ठीक, तो अब देखो पावर को क्या लिखेंगे, पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ऐसा ही करते हैं। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हमें लेना होगा, y वाला। अब देखो अगर F ये था तो Fy तो इधर ही जाएगा, यानी Fy और Vp के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। इस चीज को क्या लिख सकते हो, A डॉट B, तो AB cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1 होता है। इसको डायरेक्टली लिखेंगे FyB यानी कि माइनस F टेन थीटा, और ये V कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इस चीज को अपन क्या लिखेंगे, dy बाय dt। ये आ गई पावर के लिए। अब देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, माइनस f को बाद में लिखेंगे म्यू वी स्क्वायर, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, ये तो स्लोप है, तो स्लोप को क्या लिखते हैं, dy बाय dx इंटू कितना, dy बाय dt। अब देखो ये आ गई हमारे पास पावर के लिए फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं। ठीक, हमारा जो साइनोसॉइडल वेव है उस वेव की इक्वेशन कितनी है, क्योंकि ये बोला था कि साइन वेव्स, स्ट्रिंग बाय ए साइन वेव, तो साइन वेव का एक इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक, तो यहां से आप क्या करो, dy बाय dx पता कर लो, dy बाय dx। तो dy बाय dx कितना हो गया, a के cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, और dy बाय dt कितनी हो जाएगी, dy बाय dt हो जाएगी कितनी, माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ए एक्स प्लस बी टी जो हमारा वेव का फंक्शन होता है, वेव की इक्वेशन होती है, उसमें b बाय ए डिपेंड करता है। अगर b बाय ए नेगेटिव है तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और अगर b बाय ए पॉजिटिव है तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, किसी बुक में प्लस ये ओमेगा टी आगे रहेगा, के एक्स पीछे रहेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको चेंज करके चेक कर सकते हैं। ठीक, ये आ गई आपके पास क्या, पार्टिकल की वेलोसिटी, और यहां से क्या आ गई, स्लोप आ गई उस पॉइंट पर जहां पर से हम लोग देखना चाहते हैं कि पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है। अब इसमें पुट कर दो, तो पावर इज इक्वल टू माइनस एफ dy बाय dx। तो dy बाय dx कितनी आ गई, a के cos के x माइनस ओमेगा टी इंटू dy बाय dt। तो dy बाय dt देखो कितनी है, माइनस ए ओमेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए ओमेगा। तो a को तो स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये वैल्यू क्या आ गई, पावर इज इक्वल टू एफ ए स्क्वायर ओमेगा इंटू के कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये यहां से हमको पावर की वैल्यू आ रही है, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। के को क्या लिखते हैं, ओमेगा बाय वी, और एफ को क्या लिखते हैं, देखो पावर P इज इक्वल टू एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
v क्या होता है अंडर रूट एफ बाय म्यू। तो f को क्या लिख सकते हैं म्यू v स्क्वायर। तो यहां लिख लो म्यू v का स्क्वायर। ये v क्या है वेव की स्पीड है ना, और ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा, और k को क्या लिख सकते हैं अपन जानते हैं ओमेगा बाय v इज इक्वल टू क्या होता है k। तो k की जगह क्या पुट कर दोगे ओमेगा बाय v, और ये क्या है कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो इस v से इस v को कैंसिल कर देते, तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई म्यू v ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। तो 2 पाई एफ का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप एक चीज देखो, ये टोटल के टोटल वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू कैसे, म्यू मास डेंसिटी है, v क्या है वेव की स्पीड, एम्पलीट्यूड 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू पी नॉट कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये आगे क्या पावर के लिए हमारे पास फंक्शन आ गया। अब यहां पर देखो ये क्या है कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू है नहीं, और अगर यह एक पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा ये तो कहां रहेगा इस एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, यानी कि कॉस का ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। आप देखो इस वाले पॉइंट पर अगर हम लोग पावर का मान लीजिए टाइम के साथ या फिर एक्स के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या फिर एक्स की वैल्यू यानी एड्रेस अगर वेव की चेंज होगी, तो आप देखो पहले पावर क्या थी मैक्सिमम, तो ये वाली वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे पी नॉट, ठीक। और अब ये देखो धीरे धीरे कम हो रही है, कम होकर के जीरो हुई, जीरो होकर के फिर से बढ़ना शुरू हुआ, फिर मैक्सिमम, फिर कम हुई, फिर जीरो, यानी नेगेटिव कभी भी नहीं हो रहा है, ये वैल्यू हमेशा क्या आ रही है पॉजिटिव। तो इसका एवरेज कितना होगा हाफ हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं पावर एवरेज इज इक्वल टू पी नॉट, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2, तो पी नॉट बाय 2। यहां से हमको एवरेज पावर की वैल्यू आई, और आप इसको न्यूमेरिकली भी लिख सकते हैं म्यू, इसको ऐसे लिखो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारे पास एवरेज पावर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे को मिल गई पी एवरेज का, ठीक। अब आप देखो अगर कोई वेव दे रखी है तो ये तो 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, म्यू क्या होता है स्ट्रिंग के लिए फिक्स होती है, वेव पल्स के लिए स्पीड भी फिक्स होती है। इसका मतलब ये रहा एवरेज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर और ए स्क्वायर के। आप ये भी कह सकते हो पी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ये आपके पास पावर के लिए फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर। आप जैसे इसको लिख सकते हो अरेंज करके लिख लो, चाहो तो आप ऐसा लिख लो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आप देखो केवल ये एम्पलीट्यूड पर और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कर लो यह एक वेव ऐसा, ठीक, इस वेव की एम्पलीट्यूड मान लेते हैं 4, ठीक। एक और वेव बना लेते हैं ऐसा, और इस वेव की एम्पलीट्यूड मान लो और 2 है, ठीक है ना। यानी A1 कितना हो गया 4 और A2 कितनी हो गई 2। हमसे कहा गया कि दोनों में से किसी पॉइंट से पावर जो ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आपसे कई बार इंटेंसिटी पूछ लिया जाएगा, तो इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। इंटेंसिटी क्या होती है एनर्जी पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। आप देखो एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम ये क्या देता है पावर, और पावर पर यूनिट एरिया को ही क्या बोलते हैं इंटेंसिटी। आप देखो अभी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था पावर का वो कितना था, I बराबर 2 पाई म्यू वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये था ना इंटेंसिटी के लिए।
अगर मान लीजिए हम इसको पावर के लिए फॉर्मूला था, अगर इंटेंसिटी का लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन कितना बोले थे, एस बोले थे, तो वो कितना हो जाएगा, यानी पी और एस करेंगे तो देखो 2 पाई म्यू अपॉन एस क्या हो जाता है, रो, तो रो वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये क्या आ गई इंटेंसिटी। अब आपसे क्या कहा, 2 वेव है यहाँ पर, पहला वाला ये वाला वेव है ब्लू वाला, मान लो A1 दे दिया तुम्हें 4 और A2 क्या दे दी, A2 दे दी मान लीजिए 2, और आपको क्या कहा, दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो निकालो। इंटेंसिटी का रेशियो यानी पहले वाले का अपॉन दूसरे वाले का, ये 2 पाई रो वी, दीज आर फिक्स्ड क्वांटिटी, दीज आर कांस्टेंट, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। अपन क्या लिखेंगे, A1 स्क्वायर F1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर F2 स्क्वायर। आप देखो पहले वाले का A कितना है 4 और ये कितना है 2, 4/2 का स्क्वायर। अब देखो दोनों का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम है, क्योंकि सेम टाइम पीरियड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम हो रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर तो आंसर कितना आ गया, 16/4, दैट इज 4:1 का रेशियो आ गया इंटेंसिटी का। लेकिन इसी में ऐसा भी हो सकता था कि एक ऐसा वेव दे देगा आपको, ऐसा दे दिया, और एक मान लो कि वेव कुछ इस प्रकार से दे दिया, ऐसा। अब आप देखो इसके आधे वेव में इसका एक वेव है, इसका मतलब, और एम्पलीट्यूड वही रखा गया है पहले वाले की तरह, यानी A1 कितना 4 और A2 की वैल्यू कितनी है 2। अब आप देखो F1 अगर मान लो F है तो F2 कितनी हो जाएगी, F2 हो जाएगी 2F ना, क्योंकि इसके एक वेव में, ब्लू वाले के देखो एक वेव में इसका कितना वेव बन रहा है, एक और एक, 2 वेव बन रहा है, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी का रेशियो I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर इंटू F1/F2 का होल स्क्वायर, यानी क्या बोलोगे F/2F का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई थी 16/4, दैट इज 4 इंटू 1/4, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई 1:1। इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो क्या है, सेम है, ठीक।